बना देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, ये रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें तीन ही चीज काम करती है। देखिए, जिसके पास जो है कोई ट्रेडिंग एज है, तो बोलते हैं वो लोग हैं आपके टॉप 30% में आ जाते हैं। ये 30% में होते हैं। ठीक है जी। जिनके पास ट्रेडिंग एज है। ठीक है, जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। मतलब रिस्क टू रिवार्ड बराबर है जिनका, थोड़ा सा हिसाब उनको आता है। तो ये लोग जो है 10% में है। और जिनके पास जो है, उसको आप साइकोलॉजी बोल दो या इमोशनल कंट्रोल बोल दो, कुछ भी मान लीजिए, जिसको मालूम है थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, वो जो है टॉप 1% में आ पाता है। अब मार्केट में जो है ना, आपका सक्सेस रेट 4 से 5% ही है ट्रेडिंग में, खासकर ये ऑथेंटिक डाटा है, रेगुलेटर की डेटा है। ठीक है जी। ये रेगुलेटर की डेटा है, 4 से 5% सक्सेस रेट है। इसके अंदर से फिर ये लोग निकलते हैं, उसमें से जो भी है ना, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले वो ये लोग होते हैं। ये जो लोग है ना, ये बिरले ही होते हैं। ये माइंड के थोड़े उस हिसाब से बन जाते हैं कि इनको पता है मुझे ये करना है, तो उन्हें वही करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ये जो है चैप्टर आपका, जो हमने वेव पर्सनैलिटी या उसमें सीखा था, ये आपका जो है बहुत मायने रखता है। ये काफी वो है चैप्टर, ये हर किसी से नहीं होता है। मार्केट में जो है ज्यादातर जो है पीयर ग्रीड ही काम करता है, और चार्ट वही है। जैसे आज भी आपने एग्जांपल देखा होगा, तो 800 की कॉल पुट जितना ज्यादा हुई, वहां पर हाईएस्ट हुआ था 900 की कॉल ने, तो एक बार करने के बाद कभी वापस ज्यादा गया नहीं ऊपर मार्केट, तो वहीं तक रहा। तो ये चीज अगर कोई पहचान लेता है साइकोलॉजी, वो किसके थ्रू, वो अगर चार्ट के थ्रू पहचान ले, चार्ट के थ्रू अगर वो पहचान लेता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर उसे मालूम पड़ गया कि मार्केट का डायरेक्शन इस तरफ है, या उसे मालूम पड़ गया कि मार्केट का डायरेक्शन इस तरफ है, या वो ये पहचान ले कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, ये इन दोनों के बीच है, अगर ये उसे मालूम पड़ जाता है, तो उसको चारों तरफ से फायदा होता है। अब ये डायरेक्शन पता करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि वो मल्टी टाइम फ्रेम का ट्रेडर हो, मल्टी टाइम फ्रेम का ट्रेडर। अब जैसे मैं जो बता रहा था अभी आपको, वो में एक 1 आवर का चार्ट था, वो 1 आवर, उसके आधार पे या 15 मिनट के चार्ट के आधार पे, वहां किस तरह पे मार्केट, तो उसके आधार पे वो चाहे तो वो 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रा ट्रेड भी कर सकता है, अगर उसको दिन में लॉन्ग ट्रेड नहीं मिल रहे हो तो। लेकिन उसको ये जरूर ध्यान रखना है ऐसा करने के बाद, कि उसने जो है लॉन्ग जो है और शॉर्ट जो है सही जगह पे ही करना है, हर कहीं नहीं करना है उसने लॉन्ग शॉर्ट। तो जो मैं चार्ट बता रहा था आपको अभी, वो कुछ इस तरह का चार्ट था, और उसके हर 50-60% पे जो है मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा था, और 3 लेग में आ रहा था, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा रहा था। तो वो जो लोग थे, जो अभी भी जहां से भी चल रहे हैं, वो कुछ इस तरह के लोग हैं, और वो जो है इसी तरफ ट्रेड करते हैं। वो जो है आपके इस तरफ ही ट्रेड करते हैं, सिंगल साइड। जब इधर चलता है तो इधर, और जब साइडवेज है तो इधर। अब मेरे लिए ये चीज क्या है, आप लोगों को लिए हो या नहीं हो,
मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मार्केट जो है जनरली डे हाई एमए के ऊपर है, क्लोजिंग बेसिस दिन में आ सकता है उसके नीचे ऊपर सब कुछ, तो मैं उसको जो हूँ इस तरह से मार्केट कंप्यूट करता हूँ। और जब डे लेमा के नीचे है मार्केट, तो मैं जनरली उसको इस तरह से आंकने का प्रैक्टिस करता हूँ कि इस तरह से सर स्क्रीन सर आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे हैं पर दिख नहीं रहा है। एक्सेल नहीं आ रहा है। नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? सर सिर्फ खाली अभी वो चार्ट ही आ रहा है। चार्ट आ रहा है सर। आ रहा है। अभी आ रहा है। अभी आ गया। आ गया आ सर। गया सर। अच्छा जी, हो सकता है कभी कभार इसमें होता है कुछ। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब जो है, ये तो मैंने बोल भी दिया था, वैसे दोबारा बोल देता हूँ। ये जो है रिस्क मैनेजमेंट में अंदर ये तीन चीज आती है, उसके अंदर भी सफल ट्रेडर बनाने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में तो रिस्क टू रिवार्ड ही काम आता है, लेकिन सफल ट्रेडर को काम करने के लिए जो है ट्रेडिंग एज होना जरूरी है, के साथ रिस्क रिवार्ड रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, और उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल कंट्रोल होना भी जरूरी है। जिसके पास ट्रेडिंग सिस्टम है उसके थ्रू वो जाता है तो इमोशंस मर जाते हैं, तो वो टॉप 30% में है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो भी उसके फेल होने के चांस है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पर उसके आधार पर ट्रेड करेगा। तो सक्सेस रेट जो है थोड़ा वो कर सकता है, लॉन्ग टर्म में एज है उसको मालूम है, लेकिन वो उतना यूटिलाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको ये पता है कि रिस्क रिवार्ड कितना है तो उसको ज्यादा यूटिलाइज कर सकता है, तो वो यहाँ पर आ सकता है। उसके अंदर भी वो ये पहचान ले कि मेरे को बेनिफिट किस तरफ है, कि मेरा यहाँ पर लॉन्ग साइड रिवार्ड है कि नहीं है, शॉर्ट साइड रिवार्ड है कि नहीं है, तो वो इस तरफ से आ सकता है। सक्सेस रेट बहुत कम है मार्केट में, इसलिए सब लोगों की, हर आदमी के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो मैंने भी कुछ सिस्टम आपको डिस्क्राइब किया था। अभी जो मैंने बताया वो कुछ इस तरह से था कि एक आर का चार्ट में लेता हूँ और उसके आधार पे इन जो है इनकी हेल्प लेता हूँ, डे हाफ हेमा डे लेमा। जब तक डे हेमा के ऊपर है मार्केट, डे लेमा के नीचे नहीं जाता है, एक आध दिन क्लोजिंग बेसिस या वैसे या कुछ जो है मोमेंटम बिगड़ते नहीं है खासकर, क्लियर कट, तो मैं जो है जनरली लॉन्ग करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन इंट्राडे में जैसे आज आप पूछ रहे थे अभी तो किस तरफ चांस था, तो मैंने आपको चार्ट में समझाया, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा वो मार्केट इस तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि 18,660 से जो है तकरीबन तकरीबन वो मुझे ये बता चुका था कि मार्केट ने तकरीबन तकरीबन जो है एक राउंड पूरा कर लिया है। ठीक है, और 18,660 से 18,887 86 जितना भी बनाया उसने, उसका सर्टन परसेंटेज जो है वो बराबर करने को है। इस रेंज का वो कुछ करेगा, 226 पॉइंट की रेंज। लास्ट लोअर लो आपके लिए जो, सॉरी लोअर जो हायर लो है वो ये है, और ये रेंज कारगर है। इस दोनों के बीच का 60% आपको जो है जब तक होल्ड है तब तक आपके लिए एक मिनट, जब तक उसका वो है तब तक ठीक है। तो इसमें से जो है अगर आप ये निकाल सकते हैं तो जब तक मार्केट इस पे या इसके ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ज्यादा नीचे जाएगा क्योंकि लार्जर रिट्रेस जो है पहला साइन होता है रिवर्सल का। तो अगर इसके नीचे कंटिन्यूअसली मार्केट रहता है और ये ब्रीच हो जाता है तो हम बोलते हैं लास्ट जो हायर लो था वो ब्रीच हो गया, और हम कुछ ऐसा है। दूसरा हाई ए में भी इसके आसपास ही है। आज का अगर कोई टेबल देखेगा तो उसके अंदर नंबर आता है जो मैं अपने हिसाब से उसको कैलकुलेशन में लेता हूँ जिस हिसाब से है। और थोड़ा वेट करने चाहिए उसके पहले, कुछ भी करने से पहले। जैसे मैं आपको समझाऊं तो मैंने जो भेजी है चार्ट उस पे जो है लेमा जो है आपका 18,730 समथिंग है, तो 746 ये आ रहा है और 730 लेमा है। और इसका 80% भी है, तो अगर इसके नीचे जाएगा और एक दो दिन क्लोज हो जाएगा तो ठीक है। मोमेंटम वाइज और उस वाइज जो है मार्केट थोड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि नीचे से हायर टाइम फ्रेम में भी जो है तकरीबन तकरीबन हम 5 पूरी करने पर है। तो वहां पर मैं सोचता हूँ लॉन्ग के लेनी है तो मैं इसलिए जनरली ज्यादा शॉर्ट लेता हूँ। एक दो बार अगर फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं है, वो मैं आपको समझा रहा था इस तरह से। ये नीचे है तो मैं तकरीबन इसी तरफ जाऊंगा। और अगर इन दोनों के बीच में है प्राइसेस,
डे हाई एमा और डे लेमा। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, यहाँ का डे लेमा तक या उससे थोड़ा आसपास होके अगर ओवरसोल्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो शायद तो साइडवेज होगा या वापस अप ट्रेंड आएगा अगर फ्रैक्टल नहीं टूटा तो ये कुछ ऐसा, ये एक ट्रेडिंग एज हो गया जिसको पता है ट्रेंड किस तरफ है। अब इसमें मूविंग एवरेज भी ले सकता है, वो फिबोनाची ले सकता है, डाउ थ्योरी भी ले सकता है, ट्रेंड लाइन भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है जो उसको पसंद हो। जैसे मैं ये लेता हूँ तो इसके हिसाब से मेरे को आइडिया हो जाता है। तो मैं तो 1 2 3 4 5 मेरा हो गया, और ये मेरे लिए ट्रेंड नापने का टूल हो गया, इसके आधार पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए इतना ही है ट्रेडिंग, सिंपल। ठीक है, इसके आधार पे अब मार्केट ओवरबोट हो गया तो मैं 1 मिनट 3 मिनट के आधार पे जाके भी ट्रेड कर सकता हूँ, आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा हुआ तो। और अगर ओवरसोल्ड हो गया तो मैं कल आपको बताया था कहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है, वहां वैसे भी किया जा सकता है पिछले स्विंग के गोल्डन रिट्रेसमेंट के बाद। लेकिन आना उस सिस्टम टू सिस्टम ही है, तो वो दैट इज ट्रेडिंग एज। ठीक है, एक पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, हाँ जी, पूछिए जिन्होंने हाथ ऊपर किया है। सर ये लेमा और हेमा कैसे पता करना है सर? ये 5 का वो है, केवल 5 दिन का है वो। आप चाहे तो मेरी जो रोज मैं भेजता हूँ उससे भी, या ट्रेडिंग व्यू पर आप जो है जेएनआरटीपी इंडिकेटर के थ्रू भी देख सकते हैं, वो आ जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है, आप वो स्विंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है मैं भेजता हूँ ऐसा, तो इसमें जो है ये कल परसों इलिस्ट्रेट होगा, इसमें देखिए सब कुछ आता है। आपको दिखेगा क्या? नहीं क्या हुआ? अभी सर। अभी अभी आएगा। वही स्क्रीन है अभी अपनी, हाँ सर। हाँ, वो ऐसा कुछ आता है सर इसमें। मैं वो लेमा वाली स्क्रीन वो है। इंडिकेटर में कौन सा लाइन है सर? वो तो आ जाएगा उसमें, अभी कल या परसों में वो ट्रेडिंग सिस्टम ही आएगा जेन सर, उसमें सब कुछ है। वो मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें भी है। आप वैसे भी ठीक है। जाकर जो है ना ट्रेडिंग व्यू कहीं से भी जाकर, तो जो आप लगाएंगे ना, तो जैसे ईएमए लगाओगे ना कहीं से भी, तो बाई हाँ डिफॉल्ट सर। नो या कुछ भी लग जाएगा। तो वहां पे आप जो है हाँ उसको एक पे हाई को करना है, अगर हाई ईएमए चाहिए तो, दूसरा चाहिए तो क्लोज की जगह लो ईएमए दे दोगे, और एक क्लोज ईएमए होता है। तो वो 5 का सेटिंग करना पड़ता है। हाई के ऊपर लगाएंगे तो वो हाई ईएमए हो जाएगा, लो के ऊपर लगाओगे तो लो ईएमए हो जाएगा, और क्लोज का ऑटोमेटिक वो लेता है बाई डिफॉल्ट। वैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं। ओ, 9 के बदले 5 लगाना है सर? मैं देखो आपको समझाता हूँ, देखो ये यहाँ पर है ना, हम सर ओके। यहाँ पर है, ये डेली है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको लगाता हूँ, ये लग गया ना। अब इसमें मैं सेटिंग हाँ से सर आपको लग समझाता गए। हूँ, एक बार रुको, समझाता हूँ मैं। ये डेली में ही लगाता हूँ मैं इसको केवल, और कहीं नहीं लगाता हूँ। स्टाइल में जो है मैं इसको सुपर ट्रेड को उठा देता हूँ, और ये केवल मेरे लिए टेबल्स में उठा दी मैंने सब कुछ। ईएमए रह गया। इनपुट मेरे लिए क्या है, अभी यहाँ पर देखिए इनपुट क्या है, मैंने 31 दिया हुआ ना, हाँ तो सर। मैं देता हूँ 5 का हाई। ठीक है, 5 हाँ और हाई सर। यहाँ पर आ रहे हैं। हाई लो क्लोज, हाँ HL2 HL3, ये सब कुछ लगा सकते हो आप, कैसे कैसे करके, इतने सारे हाँ फीचर है सर। इसमें। तो मैंने हाई हाँ पे लगाया, तो हाई लगाया तो मेरे लिए क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इसमें दिखा रहा है कि कहीं वैल्यू? नहीं वैल्यू शो सर नहीं वो कर रहा है। वो हटा दिया आपने। वैल्यू तो शो करना चाहिए ना, वो सारे इंडिकेटर वगैरह लगाने पड़ेंगे इसलिए दिखाएगा वो। चलो यहाँ लगा देता हूँ। नीचे है सर अब भी नहीं दिखा रहा क्या? नहीं सर वहाँ पे नीचे था वैल्यू। हाँ, हाँ उसमें हाँ नीचे सर, नीचे लेबल्स, हाँ उसके नीचे वैल्यूज। हाँ यहाँ सर। दिखेगा। अब आ रहा हाँ है, ठीक सर। है, तो सुपर ट्रेंड हाँ हटा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया, वो आ रही है हम्म, 856। हाँ सर। ये हाई है एट। में 856, ठीक है, इसके नीचे बंद हाँ हुई है सर। मार्केट। हम्म। हाँ, अब इसी को मैं करता हूँ लो। हम्म। इनपुट यहाँ पे करता हूँ लो। मैंने क्या फिगर बताया था आपको अभी? 746। 756 सर। तो रिट्रेसमेंट था 29 या ऐसे कुछ बताया था, 30 ऐसे कुछ। 18,770 था सर हाई में। 730 बताया था, वो देखो वहां पर आ रहा है लो ये में। 729। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब इसके ऊपर था मार्केट तब तक कंटिन्यूअस में बोला, इसके नीचे रहेगा ना तब हम सोचेंगे कि नीचे रहेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं रहा ना एक आध दिन भी, 2 दिन नहीं हुआ कभी भी, तो ये ऐसा है। ये सिर्फ
पे वर्क करता है सर या इंट्राडे में भी कर सकते हैं सर? वो तो मैं तो डे इसी से करता हूँ, इसलिए मुझे यही आइडिया, मेरा डे का ही सेम है। बाकी करना चाहे कोई तो जैसे आर से करेगा तो वो वहां पर उसको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये आर पे भी दिखाए विजिबिलिटी। तो यहाँ पर कैसा रेस्पॉन्स आता है वो आप जान सकते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम लोगे ना उतना ही ज्यादा आपको पता है वो बढ़ जाता है वोलेटिलिटी और सब कुछ। प्राइस एक्शन छोटा होता है, पता है आपने सबने, तो वो कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये भी देखिए काम करता जब करता है, लेकिन डे में जो है जब भी ट्रेंड बनता है तो मार्केट मुश्किल से लेमा के पास आता है और वापस रिवर्ट हो जाता है अगर अप ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में जो है इसका बिल्कुल उल्टा होता है, वो हेमा की तरफ जाएगा और और फिर मुड़ नीचे जाएगा। आप देखो ये, हाँ देखो ऐसा होता है क्योंकि वो रिट्रेसमेंट आ जाती है ना वहां पे। ये देखिए हाँ कभी भी बंद नहीं हो रहा, देखिए थ्रू आउट द डे पूरा वही वो हुआ है और ये इधर है। ऐसा अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। तो मेरे लिए वो ट्रेंड ना आपने कहा, मैं इसके आधार पे ट्रेड नहीं ले रहा, ट्रेड किस पे ले रहा हूँ, रिट्रेसमेंट पे, रिस्क रिवार्ड सही करने के लिए, है ना। लेकिन ये जब तक है तब तक मेरे को क्या बोल रहा है हाँ सर कि भाई मैं ट्रेंड में हूं, जब तक तू शॉर्ट मत कर। देखिए यहाँ पर लो करता हूँ उसको तो आपको पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये एक्चुअली मेरे लिए ट्रेंड की परिभाषा तय करता है। देखिए ये रहा, ये लो, ये में अब देखिए नहीं आया ना टेंशन में, अगर हाई होता तो टेंशन में आता ना। ये देखिए हाँ सर ऐसे आप एक साइड के ट्रेड इस तरह से प्ले किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए इधर से जब गया, ये देखिए नॉन स्टॉप। तो रैली जब भी होती है अमूमन इसकी क्लोज के ऊपर ही होती है, चाहे वो कोई सी भी रैली हुई हो। ये आपके सामने है, बाकी और भी इनपुट्स मिलाने पड़ते हैं, लेकिन ये जो भी इंडिकेटर है वो कुछ ऐसा बताता है। ये देखिए रैली, ये देखिए ये रैली, देखिए नीट रैली है ना ये, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होता है तो हाँ क्योंकि सर इसका आदी हो जाता है आदमी हैबिचुअल। जब शॉर्ट हुआ तो देखिए आप शॉर्ट, ऐसा कुछ होता है इसमें 10-20 पॉइंट क्लोजिंग से ऊपर नीचे लेना पड़ता है। ऐसा कुछ है, जैसे अभी कल आपको मैं बताऊं तो लेमा 1-2 दिन पहले जो कितना मार्केट ने 660 बनाया था ना, उस दिन 681 का था वो। लेकिन रिट्रेसमेंट अगर वहां भिड़ रहा है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, लेमा ही है ना। ये रहा हाँ देखिए सर यहाँ पर कितना लेमा था, 681 आ रहा है ना वो नेक्स्ट हाँ डे का। सर हाँ यहाँ पर 660 का 6 लो था, 661 के बाद वापस मार्केट चला गया। 729 अगर इसके नीचे निकल जाएगा 1-2 दिन तो फिर हम सोचेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो गया। ये कुछ ऐसा होता है। ये हेमा लेमा क्या है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। वापस चलते हैं उधर। थैंक यू ये कुछ ऐसा था, ये सब कुछ जो ये हो गया ट्रेडिंग, ये समझ में आ गया कैसे होता है सबको। ये उसके ऊपर ऊपर है मोमेंटम में कोई मैगडी में कोई गैप वगैरह बरकरार है, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। और अगर कुछ दूसरा इंडिकेटर जो मैं यूज लेता हूँ स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस वगैरह जो है, अगर वो ओवरसोल्ड हो गया तो उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे सिस्टम पे जाके भी आप जो मैंने 1-2 दिन पहले बताया था उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा चैप्टर आता है रिस्क रिवार्ड। इमोशनल साइकोलॉजी में मैंने बता दिया कि अगर इस तरफ है जब तक मार्केट हमको इधर ही चलना है, ठीक है। ट्रेड नहीं मिल रहे हैं तो अगर आप एक्सपर्ट है तो आप दूसरे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप ये भूल जाइए कि जो है मैं उसको शॉर्ट छोड़ दूंगा। मैंने 1-2 दिन से ये देखा है और इस ट्रेड को मैंने थोड़ा उल्टा किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन कोई गम नहीं है, मुझे मालूम है 1-2 बार गलत होना पड़ता है, लेकिन मैं रिस्क पूरा कवर्ड करके चलता हूँ। वो रिस्क रिवार्ड है। रिस्क रिवार्ड क्या है आपके लिए बताऊं मैं, इनको मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ ताकि ये क्या रहे आपको। हाँ ये ठीक है। रिस्क रिवार्ड ऐसा है, देखिए रिस्क और उसका रिवार्ड, ठीक है। और यहाँ पर है उसका स्ट्राइक रेट, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपको पता है कि मैं जो हूँ 1 रुपया एक होता हूँ, ठीक है। 1 रुपया हर ट्रेड पे 1% मान लीजिए, इसको सही आप ऐसे कर लीजिए, और 1% ही मेरा गेन है, ठीक है। 1% मेरा एक वो है, 1% गेन है। और अब मेरा स्ट्राइक रेट समझो कितना है। देखिए 50% से तो ज्यादा आप जल्दी से अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रीजनेबल आपकी अगर मेहनत करने से स्ट्राइक रेट ठीक होता तो ठीक है, लेकिन आप ये मानो 50% ही। क्यों? क्योंकि बायर सेलर के दो भाव आते हैं ना, तो या तो बायर सही होगा या सेलर सही होगा।
तो हमारे पास दो भाव आ रहे, तो हमारे सही होने का चांस कितना है? 50%। 50% ये सीधी सी बात है। तो 50% जब हमारे पास चांस है, तो हमें अगर स्ट्राइक रेट 50% मान लें, ठीक है, 10 हमने 10 ट्रेड किए, तो उसमें से 5 सही होंगे। 1 रुपया दिया तो हमारे को जो है कितना लगा, मान लीजिए 5 ट्रेड ही सही होते हैं 10 में से, स्ट्राइक रेट 50 है, 10 ट्रेड डाले तो 5,000 तो हमें मिलेगा यहाँ पे रिवार्ड। और ये रिस्क में जो है आपके -5,000 तो 5 ट्रेड के गए, और यहाँ पर जो है 5 ट्रेड के 5,000 आए। फायदा नुकसान क्या रहा आपको, आपने मालूम है क्या रहा? नफा नुकसान जो रहा वो 0। लेकिन क्या होता है, सब कुछ काम करने में कुछ चार्जेस भी लगते हैं, आपने पता है। तो अगर आपका जो है स्ट्राइक रेट 50% है, या वो 60% तक भी है, उससे है, तो आपको जो है एक के ऊपर का चाहिए सर्टन परसेंटेज, ठीक है। 100% पे ये एक के मुकाबले एक के उस पे आप सौदे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है जेब से कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप इसी स्ट्राइक रेट पे 50% स्ट्राइक रेट रखते हैं आप, ठीक है, और 1 रुपया का तो रिस्क लेते हैं, और 2 रुपया का रिवार्ड कर देते हैं आप, ठीक है। अब समझना इस चीजों कितना फर्क कर देता है। तो 5 सौदे आपके गलत होंगे, नो डाउट, तो जाएंगे कितने? 5,000। अब हर एक रुक जाने पे जो है आप 2 ले रहे हैं, तो 5 पे 5 ही सही होंगे, तो आएंगे कितने? 5 × 2 10 आएंगे ना, 10,000। और स्ट्राइक रेट आपकी वही 50 है, सेम। और आपका जो है यहाँ पर 5,000 में से कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज कट पीट के पैसा मिल जाएगा आपको, तो प्रॉफिट हो गया। ये मान लीजिए 10 ट्रेड में आपको आप 1,000 रुपये पर ट्रेड का लॉस प्रॉफिट ले रहे हैं। अब सपोज करिए कि अगर आपकी 60-70% है मोर देन, तब तो आपको ये एक के एक भी आपको लॉन्ग रन में बचाए रखेगा। लेकिन सपोज करिए मेरी तो 40% ही है सर, मैं क्या करूं? तो ये 40% में अगर मैं इसको रखता हूं, तो ये एक मेरा रिस्क है, तो मेरे 6 ट्रेड गलत होंगे ना, 4 ही सही होंगे, तो 6,000 गया। और 4 पे जो कितने आए मेरे, जो 2 लिए मैंने, 8,000 आए, ठीक है। तो फिर भी मेरे को 2,000 रुपये मिलेंगे, जो लॉस प्रॉफिट करके जो है तकरीबन मेरा वो चार्जेस में चला जाएगा, थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मेरे का अगर एक के मुकाबले 2 भी है मेरा, और मैं 10 ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को 40% स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे को जरूरी है, ताकि मैं लॉस में नहीं रहूं। अगर 50 है तो मैं बढ़िया प्रॉफिट में रहूंगा। अब मेरा अगर जो है ये 40 पर, यही ठीक है मेरा, जो है 40% स्ट्राइक रेट है, और इस पे जो है मैं रिस्क रिवार्ड एक के मुकाबले 3 कर देता हूँ, ठीक है, ये 3 कर देता हूँ मैं, और मेरा स्ट्राइक रेट 40% ही है, तो 4 ही सौदे सही आएंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरे 6 पे 6,000 गए, 6 सौदे गलत जाएंगे इसमें, सीधी सी बात है। तो 6,000 गए, और यहाँ से कितने सौदे सही आएंगे? 4। 10 में से 40% है, और मैं ले रहा हूँ हर सौदे पे 3,000, तो मुझे मिलेंगे कितने? 12,000। तो यहाँ मेरे को कितने मिलेंगे? 6,000 में से कट कटा के इतना सब कुछ हो जाएगा। तो अगर मेरा एक के मुकाबले 2 या 3 है, और मेरा 10 में से 4 सौदे भी सही हो रहे ना, तो भी मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहूंगा। ये चीज ज्यादा गौर करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिसिप्लिन और सेटअप बनने का वेट ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि 100 तो हमारे सौदे किसी के सही नहीं जाएंगे। 40-30 30-40 30-40 सबका स्ट्राइक रेट होता है, तो वो जरूरी है इतना होना। अब सपोज करिए ये 40 है मेरा स्ट्राइक रेट, है ना, या 30 कर देता हूँ इसको, मैं और नीचे ले आता हूँ 30, और एक के मुकाबले मैं इसको 3 रखता हूँ, तो एक मेरा जो है गए इसमें, तो कितने गए? 6,000, 7,000। 30% है ना, 7 मेरे 7 सौदे गलत होंगे, 3 ही सही होंगे, 7,000 रुपये गए। और मेरे यहाँ पे 3 सही होंगे, तो उसमें कितने मिलेंगे? 9,000। 9,000 मिलेंगे ना। हाँ। वो भी यहाँ पर जो है मैं बना रहूंगा। एक के मुकाबले 3 में 10 में से 30%, मतलब पासिंग मार्क 33-36% ये एग्जामिनेशन में, के नीचे भी रहोगे ना आप, तो भी आप जो है पैसे बना लोगे एक के मुकाबले 3 के रिस्क रिवार्ड में। तो अगर किसी का एक के साथ 3 स्ट्राइक रेट है ना, और अगर खासकर वो ऑप्शन सेलर है,
तो मेरे ख्याल से उसको लॉस नहीं लगेगा अगर वो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाता है और साइकोलॉजी के साथ चला जाता है। ट्रेडिंग एज है तो भी और नहीं है तो भी पैसे बना लेगा वो, इसमें ऐसा हिसाब है, क्योंकि इतना तो एक्यूरेसी किसी का टप्पे में भी आता है। वहां पे थीटा का एडवांटेज 67% मिलता है ना, इसलिए ऑप्शन राइटर को ज्यादा है। उसको समझना चाहिए कि मेरा जो है साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस तरफ है, वो तब ज्यादा पैसे बना सकता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो कर तो उसी के लिए रहा है, लेकिन अगर उसको वो आ गया फॉलो करना कि मार्केट मेरे को ट्रेंड दिखा चुका कि लास्ट फ्रैक्चरल ब्रेक हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो उसमें बना रह सकता है, उसको वो ज्यादा भी कर सकता है। तो क्योंकि प्रॉफिट्स को जो है लिवरेज करना और ऐड करना चाहिए और लॉस को जो है तुरंत काटना चाहिए, इसलिए ये ज्यादा सिस्टम जरूरी है। अब अगर इसका स्ट्राइक रेट यही रहे और मैं एक के मुकाबले 4 कर दूं तो देखिए आप क्या हो जाता है। 1 रुपया वो देगा, ठीक है, और यहां में कर देता हूं उसका रिवार्ड 4 और स्ट्राइक रेट उसका 30 है, नो प्रॉब्लम। तो उसके वापस उतने ही चले गए 7, क्योंकि 7 सौदे गलत है, सौदे 3 सही है, तो यहाँ कितना आएगा 12। तो अगर यहाँ है तो वो 5,000 रुपये प्रॉफिट में आएगा। ऐसा और चेंज कर सकते हैं, अगर उसकी जगह जो है एक के मुकाबले 10 का रिस्क रिवार्ड है तो उसको तो जो है 10% ही चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा, हर 10 में से एक सौदा सही, लेकिन ऐसा रिस्क रिवार्ड अमूमन मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, आप 2.5 से लेके एक के मुकाबले 2.5, वो करेक्टिव वेव बी सी कुछ भी खेलोगे ना, तो ये 2.5 से लेके 2.5 से लेकर 3.5 4 5 6 तक का तो हो जाता है अगर वो एक्सटेंड कर गई तो ये चीज जो है 3 से ऊपर के सारे जो है तकरीबन 3 सबसे बेस्ट है, पॉसिबल भी है। नहीं तो उससे नीचे 2 तो रखे ही रखे कम से, आप उससे कम नहीं रखे। तो ये सब कुछ जो है ऐसा कुछ बेसिक है जिसमें सब कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब ये सब उनसे आपने कर लिया और आपने पता पड़ गया कि मेरा तो जो है भैया स्ट्राइक रेट 30-40% ही है और मैं 10 सौदे महीने के करता हूँ, जब मुझे जो बमुश्किल है 5,000 रुपया मिलता है। सब कुछ होने के बाद मेरा ट्रेडिंग कैपिटल जो है 2 लाख मान लीजिए, और मेरे को 5,000 रुपया का गेन होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग कुछ भी मान लीजिए, है ना, और उसको जो है 5,000 रुपया कट पीट के मिलता है, उनको पता पड़ गया, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रहना, सब कुछ करना। तो ये कितना हो गया उसका पर मंथ? 2.5% हो गया ना, 2.5% हो गया ना ये, पांच हाँ हजार सर। 2 लाख का 2.5% हो गया ना, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये इंटू 2.5%, 5,000 जाएगा तो 2.5% हो गया। अब ये 2.5% ऐसे लगने में तो बहुत कम लग रहा है आपको, लेकिन कंपाउंडिंग एक चीज है, इसको कंपाउंड करें ना हम, तो मेरे ख्याल से जो है 2.5 तो 3 तक तो आ जाता है, तो 2.5 भी लगा लें अगर अपन, तो सपोज आज 2 लाख रुपया कैपिटल है अपना, 2 लाख, ठीक है। इस पे हम जो है 1 + 2 महीने भर का लगा लेते हैं अपन, फिर इसको साल भर का कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 50,000 हो गया ना, 60,000 होना चाहिए 12 महीने का, उसको थोड़ा और लगा देते हैं अपन, साल भर का ले जाते हैं, ज्यादा नहीं करूंगा मैं। ये 56 हो गया, और यहाँ पर जो है ये 60 हो गया, तो 60,000 होगा। एक साल में तो होगा ना ये सीधा, हम भी महीने का महीने कंपाउंड नहीं कर रहे, एक साल में इतना हो जाएगा। ये तो पक्का है सबको कि इसमें तो कुछ हेर फेर नहीं है ना, कि है? नहीं सर, क्लियर है। किसी को किसी को लग रहा हो कि इसमें हेर फेर है, इरादी कुछ कर रहे हैं, तो वो आप पहले बता देना मुझे, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसा आ गया आपके लिए, 2 लाख आपका इनिशियल कैपिटल था, और एक साल बाद ये कितना हो गया, 2,60,000 हो गया, ठीक है। एक साल बाद आराम आराम चलना है। अब मैं इसको बोलूं कि आपको जो है 10 साल में कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है ये पैसा? कैलकुलेट करने लग गए क्या? नहीं सर। कितना होगा ऐसे रफली आइडिया बता दो सब लोग फटाफट, जितना है फटाफट। 6 लाख। 6 लाख मैडम का, हाँ जी, और कोई तुरंत बताओ।
10-12 लाख के बीच में। 10-12 सर लाख ये 8.5 किनका है? 8.5 किनका है? ये सब आइडिया नाम भी बोलते जाओ कि मेरा इतना बताओ। और कोई? ईमान 10 से 12 लाख। अच्छा, ईमान जी इनके 10 से 12 लाख, शुक्ला जी के। और कोई हो जो बताइए। सर इनिशियल का 2 लाख फिर 6 लाख 8। हाँ, वो तो समझ गया मैं, आपका तो आ जाएगा अभी फिगर से निकल के। और बताइए कोई हो जो। चलो कोई नहीं है, और कैलकुलेशन लगाने में व्यस्त है, वो बताएंगे नहीं। देखो 10 किया मैंने, कितना पैसा हो गया? 27 लाख। हुआ? अब 20 साल में कितना हो जाएगा ये? ये कोई बता 13 सकता है टाइम्स। 20 साल में कितना हो जाएगा? 1 CR सर, 1 CR हैं? की 1 CR। 1 CR नहीं पकड़ा आपने फिर भी अभी भी मामला। और कोई? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा भी नहीं होगा इतना भी, आस पास ही रहेगा, कैलकुलेशन में आएगा। सर समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे वापस? कितना पैसा हो जाएगा ये? पैसा 2 लाख रुपया अगर इसी रेट से चले तो 20 साल में कितना पैसा हो जाएगा? 54 लाख हो जाएगा। 54 लाख तो नहीं गलत नहीं है, सर, 27 लाख तो 10 साल में ही हो गया सर ज्यादा हो जाएगा। 27.5 लाख हो जाएगा सर। है। करीब 27 तो करीब 10 साल में ही हो गया। 20 साल बोल रहा हूँ मैं। 20 साल में सर ये जाएगा करीब करीब, आप देख लो 5 3.5 4 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ के आसपास। और कोई जो बता सके? तब तक मैं 20 लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटर मारूंगा फिर। नहीं बताओगे क्या? ये देखो कितना हुआ, ये सही बताए थे, 4 करोड़। कुछ दिखा? कंपाउंडिंग क्या होता है? सर छोटा वो सा तो है, एफर्ट। लेकिन क्या होता है ना सर, जब लॉस होता है ना तो फिर एक्चुअली साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ बिगड़ जाता है सर। मैं भी अरे तरीके तो से चला सर। इसीलिए तो ये चीजें लाई गई है। लॉस तो आप इमोशन से नहीं करना ना, ये आ गया ना। हमने कितने सौदे मारे हैं, तब हमारे लिए आउटकम क्या आया है? ये क्यों किया अपन ने इतनी एक्सरसाइज? जी ये जी। एक्सरसाइज क्यों करी है हमने? महीने के 2.5% कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है ना? इतना डिफिकल्ट नहीं है, 2.5% डिफिकल्ट नहीं है इतना। हाँ, ये मेन चीज क्या है वो नहीं समझ रहे आप। मेन चीज है इमोशनल अपने कंट्रोल है सिस्टम मेन पे तो। रुके रहना। सबसे मेन चीज क्या है? अपने सिस्टम पे रुके रहना, ट्रेंड की दिशा में ही सौदे करना, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि ये तो ऐसा लॉस होगा इसमें भी, ऐसा नहीं है फुल प्रूफ है, लेकिन ये एक कच्चा चिट्टा है। जो ट्रायल बैलेंस आता ना, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं जब, ट्रायल बैलेंस कच्चा चिट्ठा। कंपनियां कैसे चलती है, उनको भी तो चैलेंजेस आते हैं, उनका भी तो बिजनेस है। तो आपका बिजनेस ये है, चैलेंजेस तो आएंगे, तो आपको बनाना है इसको उस हिसाब से। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, अडेप्ट करना पड़ेगा। ये तो केयरलेस जो लोग होते हैं उनके है कि लॉस होते हैं, हमारा दिमाग बिगड़ जाता है। वो काम प्रोसेस है, लगी। लॉस प्रॉफिट ये यहाँ पे तीसरी कोई चीज ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ना 10 में से 10 सौदे किसी के सही नहीं होंगे, लेकिन बोलो 10 में से 3 ही सौदे सही होंगे मेरे, लेकिन 3 ऐसे होंगे जो मेरे साथ का पैसा निकाल के लाएंगे। वो चीज है मेन, मैं जो समझा रहा हूँ, वो चीज समझना चाहिए। और ऑप्शन राइटर है ना, वो मैं बोल रहा हूँ 2.5% आसानी से निकाल सकता है, आसानी से। उसके खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है उसको। जब सिस्टम डेवलप है वैसे हो गया, उसको ट्रेड करना। उस दिन अगर लॉस हो गया, खत्म, अगले दिन आगे फिर करेगा। उसको पता है मेरे पास मेरा कैपिटल 2 लाख रुपया, मेरे को 2,000 ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, बल्कि 1,000 रुपए का रिस्क लेना है। उसको ऐसा करना है। और प्रॉफिट बनाऊंगा ना मैं, तो 5,000 6,000 बनूंगा। ये पता है क्यों? क्योंकि थीटा का भी एडवांटेज है, मैं उसको हेज करके ले जाऊंगा। ऑप्शन आपको बहुत ऑप्शन देता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो ये कंपाउंडिंग है। ये 2 लाख रुपया था, अगर मैं इसको 3 उससे 3 से कर देता ना, तो इसको अब देकर थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको मैं। ये जो है मैं यहाँ पे 1 साल करूंगा, और इसको जो है 72 करूंगा इसको, मतलब मैं थोड़ा सा आगे 36 72, ये 3 हो गया ना, 3% हो गया ना ये, कि नहीं हुआ? 36% हो हाँ गया सर। ना 12 महीने का, हाँ 36 हो गया ना ये। हाँ सर, हो गया, 3% हो अब गया। ये देखिए 2 साल में इतना हो जाएगा पैसा। डेढ़ा हो गया ना पैसा। 2 लाख का सीधा कितना हो गया? 3,70,000 कितना हो गया ये? कितना परसेंट हो गया? 2 लाख से 2 साल में जाओगे तो आप 85% पैसा हो गया ना ये। 85% ग्रो कर गया ना 2 साल में ही। हर तीसरे हाँ साल सर। डबल हो रहा है ये। हर तीसरे साल डबल, 2.5 गुना हो गया तीसरे साल। 2 लाख का 5 लाख रुपया हो गया, केवल 3% चलाने में। के बाद देखो 4 साल 6 लाख,
5 साल 9 लाख। जितना पैसा ज्यादा बढ़ेगा ना उतना काम चलेगा। 10 43 लाख, वो 27 लाख था। अब देखिए कंपाउंडिंग कितना फर्क कर रही है, आधा % कितना फर्क कर गया, 27 से 150%, उससे भी ज्यादा है, 160% है। और 20 साल में तो जो वो फिगर आ रहा था 3 करोड़ 80 लाख, ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 करोड़ 37 लाख। ये आधा % का फर्क है, ये कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग है। जिसका जितना पैसा है उसको उसी हिसाब से, वो भैया आपका पैसा है, आपको इसको बढ़ाना है, किसी स्पीड से बढ़ाना है। मैं नहीं कह रहा कि 3% जाओ, 4% जाओ, 15%, 18% में भी बहुत हो जाता है। मैं आपको 18% लगाता हूँ, इसको, इसका जस्ट आधा कर देता हूँ, ठीक है। इसको आधा कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं, क्योंकि इलेस्ट्रेशन में 20 साल में समझ में आएगा, पहला ये आ गया, यहाँ तक ठीक है ना। 18% ही हुआ ना ये तो हाँ बहुत सर। रीजनेबल है। ये रीजनेबल भी 20 साल में इतना पैसा हो जाएगा, 2 लाख रुपया, 55 सेलर लाख तो रुपया सर हो जाता चार है। से पाँच सर सेलर तो एक्चुअल बताऊं 4 से 5% महीने का निकाल लेता है। अरे मैं तो बोल ही नहीं रहा 4 से 5, मैं तो बोल रहा हूँ 2.5 से 3 निकालो तो रीजनेबल है। इतना मेहनत लगा रहे हो तो इतना ही निकालो। आप तो मैं बोल रहा हूँ 1.5 का ही निकालो, 18% ही तो भी बहुत है। क्यों? अरे आप उस लिस्ट में तो आओ जहाँ पर लोग पैसे कमाते हैं। होने वालों से तो बाहर निकलो, तब आपकी सोच ऑटोमेटिक चेंज होगी, विचार अपने आप इनोवेटिव आएंगे। पहले उस चीज को बंद करो जो गलत दिशा में जा रही है, प्रहार जड़ पे करो, उस पे नहीं। पहले मानसिक रूप से मजबूत बनिए, स्वस्थ बनिए, तब काम होता है। ये 30 साल में कितना पैसा हो जाएगा, अगर आदमी जब 30 साल अपन आगे की सोचे तो देखिए कितना पैसा हो गया। ये 2 करोड़ 86 लाख हो गया। ये 2 लाख रुपए ही तो था, 18% है ये कोई रॉकेट नहीं है, इतना जितना लगा दिया उतना करे। 18-20% मैं बोल रहा हूँ केवल इन्वेस्टिंग करके 4-5 साल के लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी है ना, जो आदमी 25-30% आराम से बना सकता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये हकीकत है। लेकिन उसको शांति से बैठना पड़ेगा, वो इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब तक उसका काम नहीं आ रहा पैसा, उसने पार्क रखना है डेट फंड में, एफडीज में अगर वो चाहे तो, या आईपीओ में लगाए, या बाईबैक्स में लगाए, किसमें भी लगाए, लेकिन पैसे को रोटेट में रखना है उसको। और जब अपॉर्चुनिटी आए कूदो। क्यों? क्योंकि रिस्क लिए बगैर कोई आदमी आगे नहीं जाता, उसके पास रिस्क के साथ रिवार्ड जरूर रहना चाहिए। तो इतना सा ही फंडा है, और ऐसा होता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा होता है। क्यों? रिलायंस इन्फोसिस इतनी बड़ी बड़ी कंपनी 18-20% से बढ़ रही है ना, तो 18-20% से बढ़ा लीजिए ना आप, इतना कौन सा जोर लगाना है आपको। वो भी इतना बड़ा सब कुछ खर्चे करके सब कुछ करके कर रहे हैं ना। बाकी आप अपना कुछ और काम करिए, आपके पास जो है टाइम तो मिल ही रहा ना, वो सेटअप बनी, जब ट्रेड करेंगे छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है। अननेसेसरी का लॉस तो नहीं करना ना, कि नहीं मुझे तो लग रहा था ऐसा होगा, लग नहीं रहा था, लगेगा तो फिर आपका ही लगेगा। आपको लग रहा नहीं है, वो आपका लगने वाला है, क्योंकि वो आपको लग रहा है। हो रहा है ना, वो अलग चीज है कि ऐसा हो रहा है, उसके साथ जाओ। जो लग रहा है उसके साथ नहीं जाना, लग रहे में तो फिर आपका लगना ही लगना है। कि 10 में से 9 बार जीतोगे तो भी 10वीं बार आप दोगे। ये तो लॉटरी वाला सिस्टम है। और ऑप्शन बायर के लिए ज्यादा खतरनाक गेम, ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर कई बार गलत भी होगा ना, उसका स्टॉप लॉस लीवा मार्केट वहीं बंद हो गया तो वो पैसे कमा के ले जाएगा कुछ घर पे रोज, क्योंकि वो तो जाता ही जाता है, खत्म होता है वो। तो एक साथ जो है इतना बोझ लगाने का जरूरत नहीं है कि इतना ही है, हम जो है सीधा रोज डबल करे ट्रिपल करे, नहीं। धीरे 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 धीरे। रिलायंस जो है 1970-80 से चल रहा है, जब जाके आज वो यहाँ पहुंचा है, ठीक है। 50 साल का है, कोई भी एम्पायर इतना जल्दी खड़ा नहीं होता है। आप बिजनेस करने आए हो ना, तो बिजनेस के हिसाब से सोच डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, देखिए 2 चीज होती है, एक होता है गैम्बलिंग, एक होता है स्पेकुलेशन। अब ये दोनों शब्द जो है ना काफी मिलते जुलते हैं, सेम पागलपन और जुनून जैसे शब्द हैं दोनों ही हिंदी के। वैसे कोई मेरे को ये अगर मैं पूछूं कि गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में क्या फर्क है, कोई डेफिनेशन बता सकता है, या कोई इसमें से जो है 5 फर्क कर सकता है? अगर आप में से किसी को मालूम है क्या है गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन, क्या शब्द है, क्या अर्थ है इन दोनों का? गैम्बलिंग तो सर सट्टेबाजी होगी। मैं कोई भी जैसे मतलब कि ट्रेड मेरे को जाता हुआ लग रहा है, लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंग मतलब नहीं ले रहा हूँ, अपने सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। ना ना, ये थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत मिला हुआ है, वो दोनों में आता है, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है आपका। रिवार्ड नहीं होता सर, कूद जाते हैं। गैम्बलिंग में नहीं सर, गैम्बलिंग ग्रीड रहता है। गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग में तो ग्रीड रहता है। सिस्टम ही नहीं रहता सर, जे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है। लेकिन वैसे जो फर्क होता है ना, गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन दोनों शब्द अलग अलग है। गैम्बलर जो होता है वो पूरा किस्मत के भरोसे खेलता है, मैं आपको बताऊं।
से कुछ नहीं पता रहता है, जैसे ताश, लॉटरी का टिकट, घोड़ों की रेस, फुटबॉल, क्रिकेट तो फिर भी अलग चीज हो गई, लेकिन ये चीज है जो उसको मालूम नहीं है कौन क्या होएगा। फुटबॉल क्रिकेट में टीमों के पिछले इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो है वो रिजल्ट देख के वो फिर भी आइडिया लगा सकता है कि इसका पलड़ा भारी है, ये बॉलर ठीक है, ये ऐसा है, ये टीम स्ट्रांग है, पेपर्स पे इस तरह से ये ऐसा है। तो ये फिर भी अलग है, बट वो भी गैम्बलिंग में आता है, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, बट वो फिर भी जो है स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेटर क्या होता है, वो आसपास के माहौल को अच्छी तरह से जांचता है, उसके बाद लगाता है। जैसे गवर्नमेंट की पोजीशन में कौन है, कौन आने वाला है, तो उस आधार पे वो अपना बैट लगाएगा, क्योंकि उसको पहले पता मालूम है कि ये पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। दूसरा, जैसे वो ताश वाला है, उसके तो जो बटने में आ गई वो ठीक है, उसको उसका रिस्क वगैरह कुछ नहीं पता, उसके तो आ गई तो लॉटरी, नहीं तो उसमें से ज्यादा बार जाएंगे। यहाँ पर उसके पास ये भी मालूम है कि मेरे आएंगे तो इतने आएंगे, जाएगा तो इतना ही जाएगा। ये कुछ ऐसा होता है उसमें स्पेकुलेशन में। गैम्बलिंग यहाँ पर भी होती है ब्लाइंड, उसने होल सेल कर दी, उसको पता ही नहीं है कि उसने 15 रुपए का प्रीमियम लेना था और उसके ऊपर में वो 50 रुपए दे रहा है, तो वो तो लेने में तो 1 रुपया था, जाने में उसके 3 रुपए ज्यादा गए, 15 45 हो गए ना, तो वो गैम्बलिंग हो गई। स्पेकुलेशन जो है वो रेगुलेटेड होता है, उसका रेगुलेटर होता है कोई ना कोई, गैम्बलिंग का नहीं होता है। जैसे सारी आपने पॉन्जी स्कीम तो एक ही होगी, वो स्पीक एशिया करके कुछ आया था, बीच में कोई आया था एबलेजिन, को, ये सब कुछ जो है ऐसे ही थे कि ये लगाओ आपको इतना मिलेगा, एमएलएम टाइप की हुई, तो इनके रेगुलेटर्स तो ऐसे नहीं होते हैं, तब पॉन्जी स्कीम होती है, तो वो होता है गैम्बलिंग। उसमें पता ही नहीं है कौन कहाँ बैठा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बरसात आएगी कि नहीं आएगी ऐसा। तो लेकिन अगर कोई मौसम विभाग के आंकड़ों का लेके फिर महीने का लेकर फिर बोल रहा है कि हाँ यार यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसमें मेरे को ऐसा है, तो वो अलग तरह से हो गया। लेकिन हमारे बाजार के हिसाब से स्पेकुलेशन जो रेगुलेटेड है, उसका एक स्पेसिफिक रेगुलेटर है, गैम्बलिंग का कुछ नहीं है। गैम्बलिंग में जो है पुलिस प्रशासन का डंडा रहता है, स्पेकुलेशन में बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, सेटलमेंट गारंटी वाली होती है, एक रेगुलेटेड एक्सचेंज पे होता है, ओटीसी वाले हम नहीं गिनते। सट्टा वो जो है वो सोसाइटी के लिए लाभदायक है। गैम्बलिंग होता है जुआ, शब्द जुआ है वो समाज के लिए घातक है। जुआरी एक गलत और किसी एडिक्टेड होता है आदत से, उसको बार बार उसी तरह से व्यवहार करना है। सटोरिया जो है जैसे मंडी की आदत, ये सब कुछ है वो सट्टे खेलते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि उनको पता है कि इसकी डिमांड कम होने वाली है तो ऐसा कर दो, इसका डिमांड बढ़ने वाला है और कम हुई है। वो आपको जो है मार्केट में लिक्विडिटी भी देते हैं, और वो बायर्स भी जनरेट करते हैं, मार्केट भी बनाते हैं, तो वो जो है स्पेकुलेशन समाज के लिए अच्छा है। ऐसा कुछ है, स्टैंडर्डाइज होता है। बाकी आप जो है मैंने पढ़ा था वो थोड़ा याद रह गया, बाकी मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये दोनों शब्दों का एक जुआ होता है, एक सट्टा होता है। तो अगर आप व्यापार में आए ना, तो होली दिवाली की तरह आदतन मत खेलिए, सट्टा करिए, जुआ मत करिए। सट्टे में जो है स्पेकुलेशन में, क्योंकि मेन ट्रेडर्स के रूप में जो है ना 3 ही कैटेगरी है। एक होता है स्पेकुलेटर, वो स्पेकुलेट करता है प्राइस को, अगले टाइम में कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक होता है आर्बिट्रेजर, वो दो साइमल्टेनियसली दो जगह कोई चीज लिस्ट है, उसको जो है आर्बिट्रेज करता है, भाव को बांटने का कोशिश करता है, जैसे फिजिकल में और स्पोर्ट, उसमें जो है स्पोर्ट में, और आपका इसमें कंप्यूटर्स पे जो ट्रेडेड ट्रेड्स हो रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, उसमें अगर गैप है तो वो स्पोर्ट में डिलीवरी लेगा देगा या इधर बेच देगा, तो उसको वो यूटिलाइज करेगा, वो होता है आर्बिट्रेजर। एक होता है हेजर, जिसने अपना रिस्क फिक्स कर लिया, उसके बाद वो आगे खेल रहा। तो ये 3 तरह से होते हैं, ये ट्रेडर्स होती है कम्युनिटी। स्पेकुलेटर जो है वो उस तरह से खेलता है। तो ये सारा सिस्टम जो है कुछ इस तरह से चलता है। तो आपने जो है ट्रेडिंग एज, रिस्क टू रिवार्ड, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है जो मैंने बताया मैकडी के आधार पे कि फेयर ग्रीड मीटर में कहाँ खड़ा है और क्या हमारे वेव पूरे हो रहे हैं। तो हमको जो एटलीस्ट हम शॉर्ट करना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्पेकुलेट कर सकते हैं, और उसका पुराने कैपिटल का देख सकते हैं 50-60% कितना होता है कितना नहीं होता है। और अगर वो क्रेक हो गया तो फिर हम जो है उसको लिवरेज भी कर सकते हैं कि ठीक है अगले वाले पुल बैक में वो तो खत्म हो गया, तो कुछ लंबा रिट्रेस करेगा, प्रॉफिट बुक करे और अगले पे और इनिशिएट कर दे, तो वैसा भी होता है। तो वो सब कुछ होता है, इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी, और रिस्क टू रिवार्ड जो हमने बताया इलस्ट्रेशन के माध्यम से, वो है ट्रेडिंग एज, जो आपकी कई सिस्टम्स के थ्रू हो सकती है, एलएपी हो सकता है, गेन स्ट्रेटीज होती है, मूविंग एवरेज बेस्ड हो सकता है, फिबोनाची हो सकता है, ट्रेड लाइन हो सकता है, या ये इमेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें आपके लिए जो है, जो आपको समझ में आता हो। तो जैसे मैंने जब बताया कि इस तरह से क्या होता है वैसा है। मेन चीज जो है अपने सेटअप का डेवलप होने तक का पेशेंस बड़ा है, उस तक जो है बोलते पेशेंस इज ए वर्च्यू,
वो एक हथियार है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन होता बहुत कम लोगों के पास है। तो वो डेवलप करने का प्रयास करें। महीने 2 महीने ट्रेड नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीजें आपने आदत में डाल ली ना तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने रेयरली कभी देखा होगा कि 2-3 दिन में मार्केट ओवरसोल्ड ओवरबोट नहीं होता हो। होता है 15 मिनट पे, क्योंकि एक दिन के जो है ना तकरीबन तकरीबन 25 कैंडल बनती है। तो 75 से 100 कैंडल के बीच में एक बार तो होता है मार्केट। कभी कभार रेयर अपीयरेंस होते हैं जब मार्केट चलते जाता है ओवरबोट या ओवरसोल्ड। तब भी आप टेंशन नहीं ले, क्योंकि रिस्क रिवार्ड के आधार पे वो आपका अल्टीमेटली दूसरे जो बड़े टाइम फ्रेम पे आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल कर रहा है। बिकॉज अगर मार्केट 1000 पॉइंट टूट गई ना तो अल्टीमेटली रिट्रेसमेंट भी आपके पास 500-600 पॉइंट तो है। फिबोनाची का रूल है ना, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे लंबा वेव कंप्लीट करके तो रिट्रेस करेगा, देन उसके बाद जाएगा। तो आपके पास दोनों तरफ से है, उसका नेक्स्ट रिट्रेसमेंट भी प्ले कर सकते हैं, या आप वो नहीं कर रहे तो वो रिट्रेस पूरा हो उसके बाद अगले वाला स्विंग कर सकते हैं जहां पर आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि आपके पास 80% या प्रायर हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो लोकटा है उससे नीचे आपको जाएगा मार्केट, वो आपको बताएगा कि मेरा ये रिवार्ड है। तो ये सिस्टम के थ्रू आपका रिस्क रिवार्ड भी तय हो सकता है। ये सब कुछ है। अब जो मेन आता है वो अगला आता है इसके अंदर। फ्यूचर्स में तो सब लोग कर लेते हैं। फ्यूचर एफ एंड ओ में दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक है फ्यूचर्स, दूसरा है ऑप्शन। फ्यूचर्स तो जिसके स्टैंडर्डाइज लॉट्स है वो आपको जानते हैं, निफ्टी का 75 का है, बैंक निफ्टी का 25 का है। आगे रिवाइज हो जाएगा वो 14 जुलाई के बाद, जितना भी होगा उसका एक्सपायरी भी रिवाइज हो रहा है। रिलायंस का है, विप्रो का 1500 का लॉट है, सबका अलग अलग स्टैंडर्डाइज लॉट है, वो उतने में ही काम होगा उधर फ्यूचर से। सेम इनके ऊपर ऐसा ही हमने क्या है ऑप्शंस तैयार कर रखे हैं। ऑप्शन एक अलग वो है विभाग। अब ऑप्शंस में क्या है आपके लिए, ऑप्शंस जो है वो आपके कुछ इस तरह से डिजाइन है कि उसमें जो है वोलेटिलिटी के आधार पे जो है आपके क्या मार्केट सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसके आधार पे भाव आते हैं। अब उसमें जो है आपके बेसिकली ऑप्शंस जो होते हैं, एक मिनट, ऑप्शंस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर ये जो हमने कंपाउंडिंग किया वो 2 लाख, हर साल 2 लाख का मतलब है, तो मान और लीजिए ऐड पहले कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये एक ही बार का 2 लाख है। हाँ, फिर नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट है उसको ऐड करना है। हाँ उसको छेड़ना नहीं है, वही चलते जा रहा है चलते जा रहा है। अगर इसके अंदर आप कॉप्स ऐड करोगे 2 लाख और, तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। समझ गया सर मैं। मेरे को जस्ट यही क्वेरी थी कि वो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इनिशियल से। दो ही है, ये आप देखेंगे तो साल दर साल आपको आ जाएगा, लेकिन ये इनिशियल 2 लाख था, वही बढ़ते 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 ऐसा हो गया। परफेक्ट। ये ऐसा है। ऑप्शंस में जो है बेसिकली क्या होता है, ये एक उसका नाम है ऑप्शंस विकल्प। इसके अंदर हजारों स्ट्रेटेजी, हजारों विकल्प है, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत मास सब्जेक्ट है, सेम एलियट की तरह है, लेकिन ये अलग है, इसको सब कुछ समझा जा सकता है। कुछ चीजें इसकी जो है ग्रीक्स वो समझ में नहीं आते कई लोगों को, और मेरे को भी नहीं आया आज तक ठीक ठाक, बट मैं साधारण तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शंस में जो है दो चीज होता है, एक होता है कॉल, ठीक है, पहले सीपी होता था, सीएपीए अमेरिकन, आजकल सीपी होता है। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि जो है आपको उसमें बायर कभी भी एनी टाइम एक्सरसाइज करा सकता था मार्केट बंद होने के बाद भी। जैसे आज मेरे पास कॉल है रिलायंस का 2500 का और रिलायंस का भाव 3000 है, तो मार्केट को 100 है, 3:15 3:30 बजे बाद एक्सचेंज को इन्फॉर्म करूंगा कि मेरे को है जो सौदा अभी बुक करना है क्लोजिंग से। तो एक्सचेंज क्या करता था, रेंडमली जिसके भी अगेंस्ट में सेलर था उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के पोस्ट कर देता था लेजर में। अगले दिन उसको शाम को ही आज ही पोजीशन स्क्वायर अप कर दी थी। लेकिन जो अमेरिकन थे उसका ये डिसएडवांटेज था। अब हाँ सारे ऑप्शन जो है हमारे यूरोपियन चलते हैं, तो कॉल का सिंबल आता है सीई और पुट का सिंबल आता है पीई। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपायरी डेट है तब तक आप सारे सौदे इसको कैरी कर सकते हैं, बायर नहीं कर सकता, मार्केट में काटिए तो सबको बराबर चांस रहता है। स्टॉक्स की आजकल डिलीवरी जाने लग गई है लास्ट वीक के अंदर, तो वो डिलीवरी सेटल्ड हो गए। बाकी इंडेक्सेस जो है या जो कमोडिटीज में काफी फिजिकल जो बेस मेटल्स के अलावा प्रेसियस मेटल्स में जो है कुछ जैसे गैस हुई, क्रूड हुआ, ये सब वो है वो कैश सेटल्ड ही है। कुछ मेटल्स भी होंगे तो कैश सेटल्ड है, जिनकी डिलीवरी नहीं आती। बाकी एग्री कमोडिटी प्रेसियस मेटल्स की इनकी डिलीवरी आती है। यहाँ पर स्टॉक्स की डिलीवरी शुरू हो गई है, तो आप जो है उससे पहले ही फॉरवर्ड कर ले अगर आपके पास है तो। नहीं तो जिस तरह का आपका पोजीशन है वो आईटीएम हो गई जो भी,
वो एक्सरसाइज होगा और आपको माल लेना देना पड़ेगा। अब पहला तो आईटीएम ओटीएम समझने से पहले ये है कि कॉल पुट क्या है। कॉल, हम कॉल कर रहे हैं। कॉल करने का मतलब है कोई लेवल दूर है या कोई आदमी दूर है उसको हम बुला रहे हैं। अब बुलाने का मतलब बाजार में क्या है, ऐसे तेजी के लिए बोला जाता है, क्योंकि आदमी वो या बाजार बोलते हैं ऊपर ही जाना है, तो कॉल का मतलब है तेजी। ठीक है, यहाँ से मैं वापस डालता हूँ वो इमेजेस शेप्स है। ये क्या बोल रहे हैं सर, प्लीज रिकॉर्ड पूरा कर लेना मुझे किसी काम से। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना नहीं। तो कॉल्स जो है वो आपके लिए वैसा है। तो मैं आपको यहाँ पे कॉल के लिए हम जो है ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है, तेजी। और फुट के लिए हम यूज कर सकते हैं फुट, वजन डाल रहे हैं हम, तो वो है हमारे लिए मंदी। ठीक है, इसमें कैसा होता है, एज ए बायर पर्सपेक्टिव है। ठीक है, कॉल खरीदना है, हमने कॉल प्लस करी है, तो क्या होगा हमारे लिए कॉन्सेप्ट प्लस करना है, और हमको जो है फुट ली है तो हम चाहते हैं मार्केट नीचे जाएगा, वजन डालना होता है ना, फुट किसी पे प्रेशर डालना, तो प्रेशर नीचे की तरफ आता है। ये बायर के लिए हो गया। अब अगर यही काम कोई सेलर कर रहा है, कॉल बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए मंदी हो गई, और फुट बेच रहा है तो उसके लिए तेजी हो गई। दोनों में फर्क क्या है भाई, फर्क ये है कि बायर जो है ना, देखिए किसी ना किसी के सामने तो सौदा, हर हर बायर के सामने एक सेलर होता है। ठीक है, हर बायर के सामने जो है एक सेलर होता ही होता है। तो जो बायर होता है वो क्या देता है इसमें, प्रीमियम। प्रीमियम तय होता है किसी भी चीज का, और सेलर होता है वो देता है मार्जिन। ठीक है, अब प्रीमियम दिया इसने 5,000, सपोज ये 100 का लोड था और 50 का, निफ्टी 50 का ही लोड था, सॉरी मेरे को 75 का ध्यान रखिए, पहले 75 था और उसका है। तो जैसे 50 100 का लोट है और 100 का स्ट्राइक, जो 100 का प्राइस है और जो है 50 का प्रीमियम है, तो उसने 5,000 रुपये दिए इस चीज को खरीदने की कॉल, और इसने जो है क्या दिया, इसने मार्जिन। क्यों, क्योंकि यह बोला इसने प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम दिया है तो कुछ भी जाए मार्केट कितना ही ऊपर नीचे, उसका लॉस फिक्स है 5,000, लेकिन इसका प्रॉफिट, क्योंकि इसका ये पैसा किसको जाएगा, जिसने बेचा उसी को तो जाएगा। इसका जितना लॉस है वो ये उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सेलर के लिए 5,000 रुपये जो है मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट है इसका सेलर का। ठीक है, और उसका जो है मैक्स लॉस है। ठीक है, ये मैक्स लॉस है और वो मैक्स प्रॉफिट था। ठीक है, अब जब ये बराबर है 5-5 हजार दोनों का ही, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ इनसे, तो 5,000 यहाँ तक डाल देते हैं। तो भाई 5,000 ये तो ऊपर नीचे कहीं पे भी जाओ, तो बायर के लिए तो पता है ऊपर गया तो पैसा कमाएगा ही वो तो, लेकिन अगर उसके लेवल से नहीं गया ऊपर तक तो इसको तो 5,000 लॉस ही लगेगा। लेकिन इसको क्या होगा, इसका मैक्स लॉस है वो 5,000 है, लेकिन मैक्स प्रॉफिट कितना है, कितना भी हो सकता है ना, और इसका मैक्स प्रॉफिट 5,000 है, मैक्स लॉस कितना भी हो सकता है। ये उल्टा है एक दूसरे का। ठीक है, ये दोनों के बीच में कुछ ऐसे घूमता है ये जो है, क्योंकि हर बार के सामने सैलरी तो है और तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर। तो ये जो चीज है दोनों के बीच में आपस में घूम रही है ऐसे। ठीक है, इसका प्रॉफिट इसका लॉस, इसका लॉस इसका प्रॉफिट, ऐसा सब कुछ है। तो इसको जो है 5,000 रुपये मैक्स प्रॉफिट होना है, तो इसने जिस स्ट्राइक प्राइस का भी बेचा उससे मार्केट ऊपर चला गया, तो एक्सचेंज कहाँ से लाएगा इसको देने के लिए। इस केस में जो मार्जिन लगाते हैं इसके ऊपर एक्सचेंज, मार्जिन क्या होता है, रफली निफ्टी जितनी चल रही है ना, तो उसका जो है आपके लिए 10% के आसपास का मार्जिन होता है, 10-12%, क्योंकि उससे ज्यादा निफ्टी रेयरली चेंज होती है जल्दी से, तो उतना जो है होता है। अभी जैसे 9 लाख का है तो आपका लाख रुपए से लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तक मार्जिन होता है, तो इससे वो जो है ये 5,000 रुपये लेगा ना, तो इससे लाख रुपया एक्सचेंज लेगा। अब लाख रुपया सपोज करके 5,000 कमा रहा, तो इसके लिए तो मैक्स कितना हो गया, 5%, उससे नीचे तक जितना भी होगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये 5,000 पूरा दिया ना इसने, अब इसकी कैपिटल क्या थी क्या नहीं, वो कितना लॉकआउट करेगा उसके बाद भी आता है, लेकिन अगर उसके पास इतना ही लेकर आया और इतना चला गया, तो इसके लिए लॉस कितना होगा, 100% हो गया ना, 100% हो गया इसके लिए। दूसरा, ये तो सीधा सीधा है कॉल पुट के अंदर। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, कि ये जो है इसमें टाइम भी चलता है, ये क्योंकि हर जो है एक्सपायरी होती है हर महीने, आपने पता है
और यहाँ निफ्टी में हर वीक में होती है, इंडेक्सेस की हर वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को। अब बैंक निफ्टी का फ्राइडे को होगा, फिर निफ्टी का ट्यूसडे को होता है, और स्टॉक्स की लास्ट थर्सडे को होती है। तो ये शर्त लगाती है, वीकली की शर्त लगी है, तो उस हफ्ता तक अगर नहीं गई उस टाइम तक तो ये जीत जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसके लिए टाइम भी है, कि ये ऐसा तो है नहीं आज लिया और तो कब तक भी रहे, नहीं, ये तो उसका प्रीमियम उसी हिसाब से आएगा, 3 महीने आगे के लिए उसका ज्यादा रहेगा भाव, क्योंकि 3 महीने में तो कितना भी चेंज हो सकता है। जितना छोटा टाइम होगा उतना ज्यादा जो है प्रीमियम भी कम रहेगा, और वो जो है उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा, क्योंकि टाइम पास 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 आता होता है। नॉर्मली वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा होते हैं, फिर मंथली, उसके बाद क्वार्टरली वार्टरली में कुछ लोग ही करते हैं, तो वहां पर जो है अलग से सौदे होते हैं। ये इस तरह से काम करता है। अब इसमें क्या होता है कॉल पुट में, यहाँ आती है आपके लिए एक वो चीज आती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, कॉल पुट तो आ ही गया। इसके बाद क्या है, कॉल इनकी डेफिनेशन भी तय होती है। वो क्या होती है, एक मिनट जी। सही है। इनके बाद जो है इनकी वो होती है स्ट्राइक प्राइस। सपोज करिए अभी जो है आपके 17,000 है, 17,000, सॉरी 18,000 ले लेते हैं, लाइव ज्यादा सही रहेगा, 19,000 लेते हैं, ठीक है 19,000 है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये कुछ ऐसा आपके लिए शेप ड्रॉ करते हैं कुछ अपन, जिससे अपन सीख पाए, ठीक है, इससे ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। शेप्स, शेप्स में वैसा कुछ करके है, डी टाइप का कुछ मिल जाए अपने को, देखते हैं कुछ मिल जाए, डी बनाना है, डी, ये आ गया। ये क्या हो गया भाई, हम्म, वैसे नहीं हो सकता कि इसको अपने को, ये नहीं होगा, डी बनाना पड़ेगा कुछ दूसरा, देखो। हाँ, शेप्स, नहीं बनेगा। इसको समझने के लिए कुछ मैं उस तरह से जुगाड़ चाह रहा हूँ जिससे वो काम हो जाए। ये मुझे चाहिए था कुछ इस तरह से, ये पूरा बन गया। सर उसको ऊपर ग्रीन से, ये ऊपर जो उसका ग्रीन है ना, वहां पे देखे तो वो थोड़ा उसको स्ट्रेट कर सकते हैं आप। हाँ, उससे बस राउंड सर्कल आप उसको जैसे करना है वैसे कर दीजिए। ठीक है, अब इसका जो है स्ट्रेट में अपने को थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको बड़ा कर थोड़ा। लेता हूँ। नहीं ठीक है, हो जाएगा इससे काम अपना, सही है, समझ जाएंगे, इससे कोई ज्यादा चिंता नहीं है। ये सही है, इससे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है इक्वल मान लो कि ये बराबर सा करके है ऐसे, और सही है, सब बराबर हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये इसका जो सेंटर है ना, ये सेंटर मान लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। ये जो है हम यहाँ पर अभी इस जगह जो है इसको थोड़ा इधर लेते हैं उठा के, ताकि वहां से दिख जाए, सही है। यहाँ पर जो है हम 19,000 पे खड़े हैं, ठीक है, ये सेंटर है इसका। हम्म, ये थोड़ा
सेंटर है। ओके, 19,000 निफ्टी यहाँ पर है। ठीक है जी। उन्नीस हजार यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर की जो है आपके लिए पुट, ये 19,000 है, यहाँ पे आपके लिए जो है तकरीबन तकरीबन इसको जो है और छोटा करना है थोड़ा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15,000। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 23,000। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ मैं लगा देता हूँ एक एरो, इससे आप समझ जाए आराम से। स्टेप्स, यहाँ पर जो है मैं लगा देता हूँ एक एरो। ये अपन ने बना लिया सेंटर। ठीक है जी। अब इधर से जो है ये सी लगा दो, और यहाँ से पी भी लगा लो, दोनों चल रही है। और इधर जो है सी लगा दो और पी भी लगा लो। अब 19,000 है। ठीक है, तो 19,000 क्या हुआ आपके लिए, कॉल पुट के लिए दोनों के लिए एट द मनी। ठीक है जी। एट द मनी का मतलब है यहाँ पर बाय जो है दोनों के लिए 50-50 चांस है। 19,000 से 23 की तरफ भी जा सकता है और 15 की तरफ भी आ सकता है। सही है ना बात, दोनों न्यूट्रल जगह है, सेंटर पॉइंट 19,000 आज निफ्टी। तो ये हो राइट गया सर। एट द मनी, बराबर। तो यहाँ पर जो है कोल का भाव जो है जितना आएगा पुट का भी उतना आएगा। सपोज करो 100 रुपये अगर कोल का है तो 100 रुपये पुट का है, तो 200 रुपये जो है स्ट्रेडल का प्राइस आएगा, दोनों का जोड़ के। ठीक है, और इनका डेल्टा कितना होगा यहाँ पर, इसका थोड़ा पॉइंट छोटा कर फाइव देंगे अपन सेप, और सेप थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका ताकि सही रहे। हम्म, ये कैसे करेगा, दिखता रहना चाहिए, हो सकता नहीं है, नहीं चाहता। हम्म, यहाँ पर हाँ ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका जो है दोनों का बराबर भाव आएगा और दोनों का डेल्टा कितना रह जाएगा, 0.5। क्यों, क्योंकि दोनों के चांस बराबर है, एक जगह खड़े हैं वो, तो उधर भी जाने का बराबर है, इधर भी जाने का बराबर है, तो यहाँ से वो है। अब 19,000 है और 23,000 जाना है। ठीक है, समझना इसको। तो इधर के सारे कॉल क्या होंगे, इधर के कॉल तो भी आने हैं ना, आया तो नहीं ना निफ्टी, निफ्टी के अंदर तो नहीं ना, बाहर है ना, बुला रहे हैं अपन। तो एट द मनी से बाहर के जितने भी कॉल हैं, जिस सेट से जिसको हम बुलाना है, कॉल का मतलब तेजी, जितने ऊपर के स्ट्राइक्स हैं वो सब आपके लिए ओटीएम। क्या हुआ, आउट ऑफ द OTM। मनी। ओटीएम, इनको आना है अभी। और मैं हाँ बोलूं 15,000 से 19,000 के कॉल, इसके अंदर तो ऑलरेडी निफ्टी है, तो ये सारे कॉल क्या हुए, एटीएम। सॉरी। ये एटीएम है, एट द मनी, ओ सॉरी आईटीएम, ये हिंदा मनी है, इनमें मनी है, सॉरी ये आईटीएम है। और ये आपका 19,000 एटीएम है, और ये सारे ओटीएम है। ठीक है, अब अगर यही काम मैं पुटों के लिए करूं, पुट का तो मतलब क्या हो उल्टा रहा था, हमने नीचे लाना है, तो इधर से उल्टा तो होगा। निफ्टी नीचे है, तो ये सारे पुट जो है वो क्या हो गए, इन द आईटीएम मनी। पुट्स, आईटीएम है ना। और हाँ इधर के सारे जो पुट्स हैं इसके नीचे के वो है ओटीएम, क्योंकि वो लेवल अभी आना बाकी है। तो इस तरह से स्ट्राइक तय होती है कॉल पुट की। ये आपका डी है, ये एट द मनी है। इधर के सारे कॉल्स हैं, बिकॉज इधर से निफ्टी पास जा चुका, अंदर जा चुका, तो ये आईटीएम है और ये ओटीएम है। इधर से पुट्स जो है सारे, क्योंकि इधर से अंदर है, तो ये है आईटीएम, ये एटीए ओ ये जो है एटीएम, और ये ओटीएम, ऐसे करके तय होता है। अब जो इनके भाव कैसे आते हैं, भाव के लिए होता है विक्स, सबसे बड़ी चीज, इसका कैलकुलेशन होता है फार ओटीएम मोस्ट लिक्विड, जो है कॉल या पुट जो भी होता है जिस सीरीज का, सबसे उसके अंदर जो है कॉल पुट का भाव दिया जाता है, और जो स्प्रेड आता है उसका कुछ भी, उसके हिसाब से इसका लेवल निकाला जाता है। तो जनरली जो बोलते हैं कि 10-11 का विक्स जो है सबसे
एवरेज उससे नीचे कभी मुश्किल जाता है। 10 से लेके 15 का विक्स जो है वो सबसे ये डेट ले रहा है जो है 10 से 15 की रेंज मान लीजिए आप, जो है वो आपके लिए वो है एक ठीक ठाक रेंज है, जहाँ पर जो है उसके प्रीमियम्स काफी कम रहते हैं। और रफली ऐसा बोलते हैं कि अगर इतना सब कुछ ओवर सोल्ड विक्स हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस है मार्केट में, तो आपको एक जो है ठीक ठाक आपके सिस्टम से बनता तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा वही है स्क्वीज एक्सपांसन, तो रेंज ऐसा होता है। 15 से लेके जो है आपके इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं, 10 से 12 13 ही कर सकते हैं। और 15 से लेके जो है 18 19 तक का जो है आपका ठीक ठाक आ जाता है। यहाँ पे ठीक ठाक वॉलेटिलिटी बनने लग जाती है और मार्केट में जो है रेंज बढ़ जाती है थोड़ी, क्योंकि विक्स बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगी, ऑप्शंस के प्राइसेस भी बढ़ेंगे विक्स। और अगर इससे ऊपर है, 20 से ऊपर है, तो थोड़ा जो है फियर का माहौल पैदा हो जाता है मार्केट में, 20 से जितना भी ऊपर है। लेकिन इसका पैमाना यहीं पे फिक्स नहीं है, ये 20 से जो है आप मान लीजिए 25 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए ऐसा, तो ये जो है फियर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन ऐसा करेंगे ना तो मान लीजिए आपकी क्या भाव हो जाएगा। अब जैसे मई और मार्च टू 2020 में जो है विक्स लगभग आपका 90 पहुंच गया था, तो वो एक्सट्रीम फियर है, तो 90 चला गया था। तो उस हिसाब से भाव आते हैं। जब 90 का विक्स है तो आपके जो है 600 रुपए के जो है आपके वो आते थे भाव, ठीक है। आज जो भाव आता है उसका कितना भाव आता था ऑप्शंस के, और अभी जो भाव आते हैं आपके 100 रुपए के आसपास आते हैं, जो दो मतलब रफली जोड़ा 200 का है, क्योंकि 12 13 का फिक्स है तो 90 पे जाएगा तो उसका लगभग जो है 60 टाइम हो जाएगा। तो उस समय 13 1400 का भाव आता था, 600 का काल 600 का फुट, ऐसा एक्सट्रीम पियर है तो ऐसा आता था। तो इस तरह से जो है ऑप्शंस के भाव आते हैं। अब विक्स के लेवल से क्या है कि इसका कोई वैसे रफली आइडिया नहीं है, लेकिन अगर जितना विक्स है, अभी जैसे सपोज 11 का विक्स है, तो ट्रेडर्स या मार्केट इतना कॉन्फिडेंट है कि आने वाले जो एक साल के अंदर है मार्केट 11% ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा माना जाता है। 11% नीचे ही नहीं, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, इतना उसको रेंज एक्सपेक्ट कर रहे इतना है, इसलिए उसका भाव इतना ही कम आ रहा है उस हिसाब से। 20 है तो उतना जाएगा, वो है तो उतना, लेकिन इतना नहीं। अब जैसे 90% कहीं वेस्ट था, 80%, तो क्या 80% थोड़ा ना हो सकता, हुआ, लेकिन वो रिवर्स में हुआ, हो गया ना, क्योंकि एक्सट्रीम फियर था। तो ये केवल ऑप्शन का वो जो समझने के लिए है कि कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, आईटीएम इन द मनी क्या होता है, और इसके अंदर जो है स्ट्राइक्स कैसे तय होती है। लगभग 8 9 10 स्ट्राइक लिक्विड होती है हर उस पे, जो जो भी चल रहा है भाव, उससे वहां तक काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और निफ्टी की क्वार्टरली भी चलती है, जैसे भी आप देखेंगे तो दिसंबर 25 या उसके ऊपर तक भी भाव आपको मिल जाएंगे हर क्वार्टर के। ऐसे ऐसे सीरीजें इसमें चलती रहती है। ये तो आ गई कि कैसे करके भाव आता है। इसके बाद भी जो है ये तो भाव आ गया, विक्स के हिसाब से हमने पता पड़ गया भाई ऑप्शन का भाव जो है 11 12 का विक्स है, तो रफली ऑप्शन का जो है आपका 100 सवा 100 रुपया का भाव आएगा उसमें, वीकली स्टार्टिंग से। वो ठीक है, उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10 20 पॉइंट होता है। अब इसके अंदर ऑप्शन में क्या होता है, ग्रीक्स होता है। ग्रीक्स 5 तरह के होते हैं ऑप्शंस में भी, 5 ही वेव होती है ना उस तरह से। पहला होता है डेल्टा, इसको आप समझ सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है गामा, ये होता है एक्सलरेशन। तीसरा होता है थीटा, इसको बोल सकते हैं आप टाइम, ऐसे लगा सकते हैं, डी डेल्टा डी डायरेक्शन, जी गामा एक्सलरेशन, टी थीटा टी टाइम। चौथा होता है वेगा, ये होता है वोलेटिलिटी, ठीक है। और लास्ट होता है आर एच ओ रो, ये कुछ इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग होता है और ये ज्यादा काम नहीं आता है। अब हमने बात करी कि एट द मनी का जो है, एट द मनी ऑप्शंस, इनका डेल्टा जो दोनों का कितना होता है, 50 होता है। 50 होता है, कॉल और पुट दोनों जिस जगह खड़ी है, दोनों का चांस इधर उधर कहीं पे भी जाने का 50 होता है ना, 50 50 50 50 है, तो दोनों का डेल्टा 50 होता है। 50 का मतलब क्या है, अगर निफ्टी के 1 पॉइंट चेंज होगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस 0.5 चेंज होगा, ये इसका कैलकुलेशन है। इस तरह से आप अगर निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ी है तो आपका ऑप्शन 25 रुपए बढ़ना चाहिए, 50.50 का डेल्टा। तो अब अगर आपको ज्यादा कुछ लग रहा है, तो सपोज करिए आप जो है 100 पॉइंट नीचे जा रहे हैं, तो उसका डेल्टा स्लाइटली
हायर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें निफ्टी का कुछ वैल्यू भी है। 19,000 रुपये अगर 18,900 का कॉल लोगे तो तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाती है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस में से जो है आपका स्पॉट प्राइस निकाल दो, वो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो एट द मनी से नीचे जितने भी इन द मनी ऑप्शन है उनमें वो सारों इंट्रेंसिक के वैल्यू डेल्टा होता है। ज्यादा ही होंगे, हैं? उनके डेल्टा ज्यादा ही होंगे इन द मनी वालों के। हाँ, वो बता रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है आपका पॉजिटिव, जैसे कॉल्स के अंदर आपका 19,000 आपका निफ्टी और 18,900 या उससे नीचे है, तो क्योंकि उसमें 100 रुपए आपकी निफ्टी में ऑलरेडी है, ऊपर है वो, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके ऊपर सारा टाइम वैल्यू है। तो एट द मनी के बाहर वाले एट द मनी से सारे कॉल्स जो है उसमें केवल टाइम वैल्यू रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता है। सेम जो भी कॉल पुट दोनों तरफ लगाएंगे तो आप, और उनका डेल्टा 50 होता है, ये 50 है। ऐसे चेंज होता है क्योंकि कोई भी बढ़ेगी ना तो एक चीज इन द मनी होगी, एक चीज आउट ऑफ द मनी होगी एटीएम से। तो ये सब कुछ जो है आपका ऐसा चलेगा, ये इस तरह से है। उसके बाद जो है डेल्टा हो गया, और ये उस तरह से चेंज होगा। अब जैसे 18 या 19,000 पे आपने कोई कॉल ली, ठीक है, तब तो वो एट द मनी थी, ठीक है। अब 19,100 पे वो कॉल एट द मनी नहीं रहेगी ना, वो 50 तो नहीं बढ़ेगी, उसका डेल्टा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 पॉइंट अंदर आ गई 19,100 पे। उसके बाद क्या होगा, जो भी उसके गामा की वैल्यू होगी, जो भी जीरो ऐसे होती है उसकी, 0.0038 ऐसे कुछ 8 कुछ भी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में वो आती है। तो जो भी चेंज होगा इस डेल्टा में वो गामा जुड़ेगा, फिर वो बढ़ेगा, तो ये इसको एक्सेलरेट करता है। तो 19,100 पे 100 पॉइंट बढ़ेगी ना ये निफ्टी, तो आपकी ऑप्शन 50 नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो एट द मनी हो गई, उसका जो एट द मनी से आईटीएम हो गई, उसका डेल्टा चेंज हो गया है, तो वो लगभग 0.6 या उसके ऊपर का डेल्टा हो जाएगा उसका। तो ये है एक्सलरेशन। पुट में भी ये उल्टा माइनस होगा, और कॉल का डेल्टा हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, और पुट का सॉरी ये जो है, हाँ, आपका कॉल का डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, और पुट का डेल्टा क्या होता है ये, और पुट का डेल्टा जो है नेगेटिव रहेगा आपका हमेशा। क्योंकि पुट चाहती है, पुट खरीदा तो नेगेटिव जाए मार्केट, और कॉल खरीदा तो पॉजिटिव आई, इसलिए उसका डेल्टा उस तरह से तय होता है। गामा जो है वो दोनों को इस तरह से अफेक्ट करेगा। टाइम, ये दोनों का माइनस ही रहेगा टाइम थीटा, क्योंकि कॉल या पुट दोनों एज ए बायर के लिए है कुछ भी, तो ये जो है आपका माइनस रहेगा, ठीक है। एक मिनट, ये दोनों ही आपके लिए माइनस रहेंगे। टाइम, टाइम का हिसाब किताब कैसे है, ये पॉसिबिलिटी के आधार पे इसको समझने के लिए, तो मैं टाइम को समझाने का प्रयास करूं। जैसे सपोज करिए आपको जो है 19,000 का कॉल है, और उसके लिए आपको भाव दे रहा है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया भाव दे रहा है। फ्राइडे को एक्सपायर स्टार्ट होती है, थर्सडे को खत्म होती है, दिन रोज 7, ठीक है। कुछ नहीं होता है, अगले दिन यही बाजार खत्म हो जाता है 7 दिन बाद, तो ये 100 रुपये गए ना। अब ये 100 रुपये 19,000 थर्सडे को जाएगा तब खत्म होंगे ना, उससे पहले तो नहीं होंगे। तो उससे पहले कैसे कैसे खत्म होंगे? तो ये 7 जो है ना, ये वैल्यू है आपकी 100, 7। तो एक दिन का कितना रहा, आप जो है बराबर 100 को है जो 7 से डिवाइड कर दो। पहले दिन जो है आपका 14% खत्म हो रही है संभावना, तो आपके लिए 14% इसमें से कम हो जाएगा, तो उस दिन भाव रह जाएगा सपोज 86। समझना आप इसको, 86 है 6 दिन का, क्योंकि एक तो गया, तो इसको जो है 6 से भाग कर दीजिए आप। सॉरी, ये जो है आ, उतना ही आएगा ये तो 86 जो रुपया हो गया वो आपका 100% है ये, और इसको 6 से निकालना है, तो यहाँ 17% संभावना खत्म हो जाएगी आपकी। 70 से की 102, लगभग 17 हो जाएगी ना, वैसे होगी। और फिर जो है आपका रह जाएगा 5, 20% खत्म होगा। फिर रह जाएगा 4, तो इसका जो है, जैसे ये 100 था ना, तो इसका आपका 15% खत्म हुआ, 14। अब 86 है तो इसका कितना होगा, 17%। तो जो है इसका जो है आपका, इसको जो है 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो उतना खत्म हो जाएगा लगभग, क्योंकि संभावना उतनी खत्म हो रही है। ये मैं एक मेरे हिसाब से समझा रहा हूँ, वैसा कहीं है नहीं। क्या हुआ इसका, कुछ और दब गया वहां पे यार, मल्टीप्लाई की जगह। यहाँ पर भी उतना ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें से तो कितना रह गया ये आपका 70,
ठीक है, 70, फिर ये रह गया 5 दिन, तो अब 20% खत्म होगी, तो फिर वापस उतना ही खत्म होगा आपका लगभग इसमें से। फिर आगे आपका रह गया ये 55, फिर आपकी कितनी खत्म होगी 25%, तो वो कितना हो जाएगा, सेम उसी प्रोपोर्शनेट में जाए जा रहा है। फिर आपका हो जाएगा आपका 25, 33 जितना बचेगा, तो फिर वो उसका 1/3 जाएगा। सपोज आपका जो रह गया आपका 45 रुपया, तो उसका कितना जाएगा आपका 15 रुपया जाएगा सीधा, 30 रह जाएगा। फिर आपका जाएगा 50%, तो 30 का 15 और लास्ट में वो 0 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये टूटते हैं प्रीमियम आपके रेगुलर कॉल पुट के। तो इस तरह से जो संभावनाओं के हिसाब से ये टूटते हैं वो कम होते जाते हैं उस तरह से। इस तरह से जो है आपका थीटा टूटता है। जो 100 रुपए में पहले टूटेगा आपका 15% जितना भी बच गया, फिर जो बच गया उसका जो है वो निकलेगा 17, पहले 17%, 14 पहले 14, फिर 17, फिर आपका 20 तकरीबन। तो शुरू के 3 दिन में डीके कम होता है, 20 और 17 37 और 45 50% ही होता है। और लास्ट के फिर जो दिन होते हैं ना उसमें ज्यादा तेज जाता है, क्योंकि फिर कैसे टूटता है आपका 33, 50 और 100, क्योंकि 2 दिन रह गए तो 50% संभावना गई ना, ऐसे ऐसे करके होता है। तो रफली अगर 2 दिन में आपके भाव नहीं आए ना ऑप्शन में, तो फिर आपके भाव आना मुश्किल होता है। एक होता है वॉलेटिलिटी, ये हमने समझा ही दिया। अगर मार्केट में जैसे ही फियर बढ़ता है तो विक्स ज्यादा बढ़ता है, और अगर कोई इवेंट आ रही है तो भी बढ़ता है, क्योंकि अक्यूमुलेशन होता है। सपोज करिए वो कैसे बढ़ता है, इलेक्शन है, निफ्टी तो 18,000 है, लेकिन 18,000 से कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सबको लग रहा है कुछ ना कुछ होगा, तो ऑप्शंस में बायर सेलर आएंगे। तो बायर सेलर आएंगे तो वो तो क्या है, तो एक तरह से आज जो है उस विक्स के ऊपर अपने तैयार करके लिक्विडिटी के आधार पे भाव आ गया। अब उस चीज का ज्यादा बायर आ रहे हैं दोनों तरफ, तो जो सेलर है वो क्या बोलेगा, ज्यादा डिमांड है तो सप्लाई कम होगी ना, तो बायर ज्यादा फोर्स कर रहा है, उधर से सप्लाई कम आए तो भाव बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ऐसे करके विक्स ऐसे भी बढ़ता जाता है, पीयर में भी बढ़ता है और इवेंट बेसिस भी बढ़ता है। उस तरह से ऑप्शंस के भाव चेंज होते हैं, और इवेंट जैसे ही खत्म होती है तो ऑप्शंस के भाव टूट जाते हैं। रोज जो है वो काफी रेयरली काम आता है। बोलते कुछ स्टॉक्स के फोटो में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, अगर कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह का भी चेंज होती है तो ज्यादा, ये तो नहीं होता है। तो ये सारे जो है ऑप्शंस के ग्रीक्स और आपके ये ऐसे कुछ करके ये सब थे। तो आप चाहे तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कुछ भी इसमें परेशानी हो